बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चिक। हम देखेंगे कि चिक में डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट ऑफ चिक्स। ठीक है, डेवलपमेंट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि डेवलपमेंट क्या है, यानी स्टेजेस जो भी आ रहे हैं कि एग से जो है वो एक न्यू बॉर्न बेबी जब बनता है, यानी बिफोर बर्थ वाला जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट आता है। और उसमें जो भी चेंजेस आती हैं, एग से जाइगोट बनना, ठीक है, और उसके बाद उस जाइगोट की क्लीवेज होना, देन उसके बाद ये जो सारे जो स्टेजेस आते हैं वो क्या होती हैं, उसकी डेवलपमेंट कहते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको डेवलपमेंट ऑफ चिक में देखेंगे कि एग का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, यानी जो चिक यानी हैन का जो एग होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर्स होता है। एक साइड पे अगर हम देखें तो ये थोड़ा यानी इस तरह चौड़ा सा होता है, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इस तरह करके पॉइंटेड होता है। ठीक है, यानी इसका एक साइड नुकीला होता है। और अगर हम देखें यानी इसकी बेजवी सी शेप होती है, हैन के एग को हम देखें तो क्या होता है, इसकी बेजवी शेप होती है इस तरह करके। ये यानी स्फेरिकल शेप का नहीं होता बल्कि बेजवी शेप का होता है। पोलीलेसिथल एग इसको बोलते हैं, यानी इसका जो हैन का एग है उसको क्या बोलेंगे, पोलीलेसिथल एग। यानी इसमें इसको पोली पोली का मतलब पोली मीन बहुत सारा, लेसिथल मीन यॉक होता है। यानी एक ऐसा एग जिसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होती है। ऐसा एग जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट हो, दैट इज पोलीलेसिथल एग। ठीक है, उसको पोलीलेसिथल एग बोलेंगे। फिर उसके बाद अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इस एग के अंदर प्रेजेंट होता है उसको किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब इसके डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है एनर्जी के तौर पर। एनर्जी के तौर पर इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के दरमियान। सिंपली अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका पोलीलेसिथल एग है, यानी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक है, यूज किया जाता है एज एनर्जी के तौर पर इस यॉक को जब डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं एग्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, या ये इसकी यानी इसकी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और इसमें क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो इसका सेंटर वाला जो रीजन्स है, ठीक है, ये वाला ये जो सेंटर में नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, यानी यॉक। यहाँ पे ये वाली जो है, ये सेंटर वाला जो रीजन है ये यॉक है, और इस यॉक को जो है कवरिंग के ज़रिए सराउंड किया गया है। ठीक है, दैट इज़ यानी इस मेम्ब्रेन के ज़रिए कवर किया गया है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं वाइटिलीन मेम्ब्रेन। ये वाइटिलीन मेम्ब्रेन है ये वाली, जिसने इसको ये यॉक, यहाँ पे यॉक प्रेजेंट है, ये वाला जो है सारा यॉक है, और इसको कवरिंग किया गया है वाइटिलीन मेम्ब्रेन के ज़रिए, दैट इज़ द वाइटिलीन मेम्ब्रेन। और इसके अगर हम यहाँ पे देखें, यानी इसके अपर वाले पोर्शन में एक इस तरह करके एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है इस एग के अंदर, दैट इज द एम्ब्रियो, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, या इसको इसका सेकंड नेम है ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क, यानी जिसने जर्मिनेट करना है आगे इसने ब्लास्टोडिस्क ही है जो नेक्स्ट जो है वो क्लीवेज करेगी, ब्लास्ट्यूला गैस्ट्रूला वाले फेज से गुजरेगा। वो जस्ट इतना सा पोर्शन होगा इस एग का। ठीक है, अब ये इसकी वाइटलिन मेम्ब्रेन यॉक को सराउंड कर रही है, और इसके यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर देखें तो ये जो दोनों है वो आपस में, यानी जो एल्ब्यूमन है वो क्या हो रहा है, ट्विस्टेड हो रहा है यहाँ पे एल्ब्यूमन। तो इसको ट्विस्टेड एल्ब्यूमन को हम चैलस बोलेंगे, चैलेजा चैलेजा, यानी ये जो ट्विस्टेड एल्ब्यूमन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज चैलेजा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि यानी ये उसका, यानी ये हमारे पास है यानी वाइटिलीन मेम्ब्रेन और इसके अंदर यॉक प्रेजेंट होती है, और इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं, और उसका जो लोअर वाला पोर्शन है दैट इज़ द वेजिटल पोल। ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है एनिमल पोल, इसमें इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें यॉक जो है वो स्मॉल कंसनट्रेशन होती है। यहाँ पे यॉक देखें तो बहुत स्मॉल कंसनट्रेशन है यॉक की। अगर नीचे वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पे लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ यॉक है, दैट इज कॉल्ड वेजिटल पोल। ठीक है, इसको वेजिटल पोल बोलेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो सराउंडिंग वाली लेयर्स है जो इसको एग का जो सराउंड कर रही है सारा स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होता है कि उसमें थिन पोर्शंस, ये वाला जो है थिन पोर्शन यानी थिन एल्ब्यूमन के ज़रिए, ये वाली जो बाहर वाली लेयर्स है उसमें थिन यानी पतली सी एल्ब्यूमन्स होती है। और अगर अंदर वाले साइड पे देखें तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थिक एल्ब्यूमन प्रेजेंट होती है, ठीक है। थिक एल्ब्यूमन सिनर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, और जो है थिन एल्ब्यूमन्स जो पतली सी लेयर्स बनाती है वो जो है उसकी सराउंडिंग पे प्रेजेंट होती है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स, ये जो दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पे सराउंडिंग पे दो मेम्ब्रेन्स है, और ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो यहाँ से आके ये आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है ये एक ही मेम्ब्रेन है यहाँ पे, यानी एक मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रही है बाय द एयर स्पेस के ज़रिए, ठीक है। इस एयर स्पेस के ज़रिए वो सेपरेट हो रही है। अब यहाँ से इसके अंदर और एयर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इनके दरमियान क्या होता है कि एक्सचेंज होता है गैसेस वगैरह को इसके ज़रिए, ठीक है। ये जो है वो एम्प्टी स्ट्रक्चर से कैविटी प्रेजेंस होती है जिसको हम एयर स्पेस बोलते हैं। ये था हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग का स्ट्रक्चर्स, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर्स होता है। जब एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। अब ये एग क्या हुआ, हैंस के अंदर बन गया, ठीक है। अब ये हैन के अंदर बना तो वहाँ से जब एग रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी से तो इसको प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे, ठीक है। जो एग रिलीज हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओसाइट। फिर उसके बाद वो थोड़ा मेच्योर होगा, जब वो मेच्योर हो जाएगा एग तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट, मेच्योर एग इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कि अगर हम इसके हैंड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन के भी हमने दो तरीके पढ़े थे, इंटरनल होती है एक्सटर्नल होती है। लेकिन अगर हम चिक की बात करते हैं तो चिक में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और कहाँ पे होगी, उसके ओविडक्ट में। जैसा कि यहाँ पे ओवरी, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स ओवरी का प्रेजेंट होता है, और फिर उसके बाद इस तरह करके यानी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ओवरी के यहाँ पे साथ के एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ओविडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से ओवरी से क्या हुआ है कि इस ओवरी से बने हैं ओवम, यानी प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट यानी एग बना है, और फिर ये यहाँ से आके इस ओविडक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है इसकी ये वाली ओविडक्ट्स में होती है, और यहाँ पे ये वाला फिर आगे जो है नेक्स्ट इसका यूट्रस वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, इंटरनल हो रही है, ओविडक्ट के अंदर हो रही है। जब फ्यूजन होता है स्पर्म्स, यहाँ से स्पर्म आते हैं इसके यूट्रस वाले पोर्शन से होते हुए यहाँ पे, और जब ये स्पर्म्स आएंगे इस रास्ते से यहाँ पे इसके पास तो यहाँ पे आके एग को क्या कर देंगे, इसकी ओविडक्ट में एग को, ये जो स्पर्म्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, यानी ये स्पर्म्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे आके क्या कर देंगे, इसको फर्टिलाइज कर देंगे। फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स न्यूक्लियस, यानी स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो इसके एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। इसका फर्टिलाइजेशंस, जो एग है वो कितने घंटों बाद दिया जाता है, 24 आवर, यानी फर्टिलाइजेशन होने के 24 आवर्स के बाद क्या होता है कि एग जो है वो लेड कर दिया जाता है। एग इज लेड 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। शेल क्या होता है, शेल सक्रीट होता है, ठीक है। शेल जो है यानी जो ये जो बनी है सेकेंडरी ओसाइट्स, इसके बाद तो इसमें जो एग बना है यानी जो एग है उसमें क्या होता है कि उसमें शेल का सेक्रीट होना है। शेल सेक्रीट कैसे होता है, ये इसके अंदर यानी इस यॉक थी इसके अंदर इसको सराउंड करना है अब एक शेल के जरिए, जैसा कि यहाँ पे ये शेल है, ठीक है। ये शेल की दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये शेल कैसे बनता है, ये शेल बनेगा शेल ग्लैंड्स के जरिए, यानी इसके अंदर कुछ शेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या बना देंगे, इस एग का शेल बना देंगे, ठीक है। अब ये जो शेल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जब ये जो है यहाँ से फर्टिलाइज होके इस यूट्रस वाले पोर्शन में जाके यहाँ पे पहुँचेगा सेकेंडरी ओसाइट, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे यूट्रस में कुछ शेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, वो इसकी फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पे शेल की फॉर्मेशन कर देंगे, इसको शेल बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशंस, जब डेवलपमेंट होती है यानी इंक्यूबेशंस होता है यानी इंक्यूबेट कर देना किसी चीज़ को, उसको एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास यानी उस जगह पे रख के उसको इंक्यूबेशंस यानी प्रोवाइड किया जाता है, उसको एक ख़ास दर्जा हरारत इन टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। डेवलपमेंट जब अकर्स होनी होती है यानी उसके अंदर, तो फिर क्या होता है कि व्हेन द एग इज इंक्यूबेटेड बाय द डेवलपमेंट अकर्स व्हेन द एग इज इंक्यूबेटेड बाय अ फीमेल, ठीक है। यानी उसके जो अब एग तो बन गया, उसकी फर्टिलाइजेशंस भी हो गई, अब उस एग को इंक्यूबेट करना है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट नेक्स्ट करवानी है, जो डेवलपमेंट होगी तब होगी जब उसको इंक्यूबेट किया जाएगा फीमेल के जरिए, यानी फीमेल उसको क्या करेगी, खास टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेगी, फिर उसके बाद जो है उसके डेवलपमेंट वाले स्टेजेस होंगे।
अब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इंक्यूबेशंस के लिए चाहिए होता है वो 36 to 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इतना अगर टेम्परेचर जो है वो फीमेल जो है वो प्रोवाइड करिए, हैन प्रोवाइड करिए, तो बेबी जो है यानी उसका जो एग है वो क्या कर जाएगा, वो डिवेल्प कर जाएगा। टेम्परेचर ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, मदर की बॉडी से। अगर या तो मदर की बॉडी से ऑब्टेन होगा, और अगर क्या है कि मदर की बॉडी से ऑब्टेन यानी नहीं मदर उसको प्रोवाइड करी टेम्परेचर, या मदर की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या किया जाता है, उसको उस एग को एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत यानी इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसको 36 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, डिवेलपमेंट उस फर्टिलाइज्ड एग की स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जब एग लेड यानी अंडा दे देती है मुर्गी, तो फिर क्या होता है कि डिवेलपमेंट उसकी सीज कर जाती है, ठीक है। यानी एग इज लेड, तो उसके बाद क्या होती है कि उसकी डिवेलपमेंट क्या कर जाएगी, सीज कर जाएगी। जब उसकी डिवेलपमेंट सीज कर जाएगी यानी रुक जाएगी, तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज टू द एज कम्पेयर टू द मदर बॉडी, ठीक है, एज कम्पेयर आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो मदर की बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी बॉडी के हिसाब से। जब एग लेड होता है यानी हैन जो है वो एग रिलीज करती है, तो उसकी डिवेलपमेंट जो है वो क्या कर जाती है, सीज कर जाती है, और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है क्लीवेज। क्लीवेज का क्या मतलब होता है, क्लीवेज का मतलब अगर हम सिंपली देखें तो इसको हम कहेंगे इट इज़ द डिवीजन फेज। यानी इसमें क्या होती है कि सेल जो बना है उसने क्या होना है, डिवाइड होना है। अब क्या होना है, उसने सिंपली डिवाइड होना है। अब यहाँ पे है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है द एग अंडरगो सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स। माइटोटिक डिवीजन यानी इसमें क्या होता है कि नंबर हाफ नहीं होते, बल्कि जैसे ही पेरेंट था वैसे ही न्यू ऑफस्प्रिंग आ जाता है। फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो है वो कुछ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, एग था उसकी डिवीजन होना शुरू हो गई, यानी उसने डिवाइड होना शुरू हो गया। अब उसकी डिवीजन्स होगी, इस प्रोसेस को हम क्लीवेज प्रोसेस कहते हैं। अब जो डिवीजन्स होती है वो किस में होती है, ब्लास्टो डिस्क में, या ब्लास्टो डिस्क कहेंगे, हम इसको जर्मिनल डिस्क बोले। यानी ये वाला हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ रहे थे, दैट इज द ब्लास्टो डिस्क। और द जर्मिनल डिस्क क्लीवेज का जो प्रोसेस होगा वो इसमें होगा, इसकी क्लीवेज होगी, इस एम्ब्रियो की क्लीवेज होगी। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस एनिमल पोल में प्रेजेंट होता है। यानी एनिमल, इसका ही ऊपर वाला जो पोर्शन है एनिमल पोल वाइटिलिन मेम्ब्रेन का, और जो लोअर वाला है वो था जो है वो है वेजिटल पोल, ठीक है। ये एनिमल पोल में ब्लास्टो डिस्क में या जर्मिनल डिस्क में क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज, इस तरह की जो क्लीवेज होती है इसको डिस्क्वाइडल क्लीवेज बोलते हैं। और फिर उसके बाद है कि अगर ये जो क्लीवेज अगर ये डिवाइड ना हो, मतलब इट डजंट डिवाइड यॉक बट डिवाइड, यानी ये यॉक को डिवाइड नहीं करी, बल्कि यहाँ पे डिवाइड क्या हो रही है, उसकी जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। पूरा जो एग है वो डिवाइड नहीं हो रहा, जस्ट उसका एक पोर्शन जो है उसकी जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क है वो कंप्लीटली तौर पर डिवाइड होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे, यानी उसमें पूरा एग नहीं डिवाइड हो रहा बल्कि उसकी एक पोर्शन डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलेंगे, या इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी बोल सकते हैं। यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रही है, मैं कंप्लीट उसको कंप्लीटली यानी इसका एग जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर हम बात करें क्लीवेज का, जो पहला और सेकंड स्टेज डिवीजन्स होती है वो वर्टिकल होती है टू द राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्स की वर्टिकल होती है, लेकिन जो थर्ड होती है वो हॉरिजेंटल होती है। अगर हम वर्टिकल की बात करें यानी इस तरह होती है डिवीजन्स, ये वर्टिकल डिवीजन्स है, इस तरह डिवाइड होता है, इस तरह। फिर उसके बाद जो यानी पहली दो जो हैं वो क्या होती हैं, वो वर्टिकल्स होती हैं, एंड द सेकेंड भी वर्टिकल है, एंड थर्ड इज हॉरिजेंटल। अगर हम ये हमारे पास एक पॉइंटर है तो इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, फर्स्ट हम इस तरह डिवाइड कर लें इस साइड पे, फिर उसके बाद हम इसको दूसरी वाली साइड पे डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी पहले ऐसे डिवाइड किया था, अब इसको ऐसे डिवाइड कर दें, इसकी दो तरह से डिवीजन करवाएं। यानी हमने पहले इसको इस रुख में डिवाइड करवा दिया, यानी पहले इस तरह सीधे रुख में इसको डिवाइड करिए। इसके अगर हम देखें कोई भी जो है सराउंडेड चीज़ होती है उसके दो रीजन से उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह हम इसको सीधा डिवाइड कर दें, फिर उसके बाद इस तरह इसको डिवाइड कर दें, तो यानी इस तरह ये डिवाइड हो जाएगा। इसकी पहली जो है दोनों ही हॉरिजेंटली इसको डिवाइड करें, इस तरह ये, और फिर इस तरफ वाली साइड से इस तरह इसको कट कर दें, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद इसको वर्टिकली इस तरह हमने कट कर दिया, इस तरह पहले इस तरह किया,
फिर यानी 2 जो है इसके वर्टिकल कट लग गए। फिर उसके बाद जो थर्ड थी वो हॉरिजेंटल डिवीजन थी, यानी उसको फिर इस तरह कट कर दिया, दरमियान से उसको कट कर दिया। और इससे इस तरह जब हम डिवीजन्स होगी तो इससे 8 सेल वाली एक स्टेज आएगी, यानी इससे टोटल कितने बने हैं सेल। उसके बाद क्या हुआ कि ब्लास्टोमर्स बन गई, यानी ये ब्लास्टोमर 8 सेल स्टेज जो है वो ब्लास्टोमर बन गई। डिवीजन्स क्या होती है, इरेगुलर डिवीजन्स होती है। एंड कंटिन्यूस मैनी सेल्स, और यानी बहुत से सेल्स तक कंटिन्यू रहती है। और फिर उसके बाद जो है वो ब्लास्टोडर्म बना देती है, यानी ब्लास्टोडर्म उसकी लेयर्स है जो यहाँ पे इसको सराउंड की होती है। ब्लास्ट्यूला वाले स्टेज में आएगी। पहले सेल जो है वो 2 में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद इस तरह डिवाइड हो गया, यानी वर्टिकली इसको डिवाइड कर दिया। पहले इस तरह डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह डिवाइड कर दिया, और देन उसके बाद यहाँ से दरमियान से कट कर दिया। 3 डिवीजन्स हो गई, तो यहाँ पे 8 सेल वाला स्टेज आ गया, दैट इज़ ब्लास्टोमर। फिर उसके बाद क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिवीजन्स होती रहती है, कंटिन्यू रहती है, और ये पेरीब्लास्ट बनते हैं सेल्स। और जो यहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो बनते हैं, जहाँ से क्लीवेज हो रही है, डिवीजन्स हो रही है, ठीक है, उसको उसके जो ग्रूव्स हैं। और ये फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिवीजन्स कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट इस तरह कुछ फेस बन रहा है, इसमें अगर हम देखें तो इसको मोड्यूला फेस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, 2 लेयर्स ऑफ सेल्स बनती हैं इस तरह की, कुछ सेंट्रल सेल्स होते हैं और कुछ मार्जिनल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मार्जिन वाले सेल्स हैं और ये सेंट्रल सेल्स हैं। इसमें मोड्यूला में इस तरह के सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोड्यूला क्या है, कि जब क्लीवेज का एंड हो जाता है तो एक सॉलिड राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनता है, दैट इज़ मोड्यूला। इस तरह का, यानी ये एक सॉलिड राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, दैट इज़ मोड्यूला। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आउटर सेल इसके लार्ज होते हैं, यानी बाहर वाले अगर हम सेल देखें तो बहुत बड़े बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर सेल। जो सेंट्रल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। इट इज़ विदाउट कैविटी, कंसिस्ट ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमर, यानी इसमें कैविटी नहीं होती बल्कि इसमें कॉम्पैक्टली यानी मजबूती से आपस में सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। और ये शॉर्ट स्टेज है और सून ही आगे जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ब्लास्ट्यूला में। नेक्स्ट स्टेज जो है वो ब्लास्ट्यूला है। मोड्यूला का जब यानी मोड्यूला में का जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है, इस तरह मोड्यूला बन जाते हैं। फिर उसके बाद भी क्लीवेज कंटिन्यूस रहती है और एक कैविटी अपीयर्स होती है इन द सेंटर। अगर हम बात करें तो कैविटी कहाँ पे अपीयर होगी, सेंटर में एक कैविटी अपीयर हो जाती है, यानी उसके सेंटर में एक कैविटी बनती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। और इस कैविटी के प्रेजेंस होने की वजह से, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील कैविटी, इस स्टेज को हम ब्लास्ट्यूला स्टेज बोलते हैं। और ये जो यानी प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील की प्रेजेंस की वजह से जो यानी इसकी जो 2 लेयर्स यानी इसमें लेयर्स होती हैं, इसकी जो आउटर वाले जो हैं उसको ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, यानी जो सेल्स हैं वो इस तरह किनारों पर पेरिफेरल साइड पे जो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोडर्म सेल्स, यानी इसको कौन से सेल्स बोलेंगे, आउटर लेयर्स को क्या बोलेंगे, इसकी ब्लास्टोडर्म्स बोलेंगे। और अंदर यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ ब्लास्टोसील, इनर कैविटी दैट इज ब्लास्टोसील। अब इस ब्लास्टोसील कैविटी की वजह से उन्होंने कहा है कि इसको डिवाइड किया गया अपर पार्ट में एंड द लोअर पार्ट में। अपर पार्ट्स को एपीब्लास्ट बोलते हैं और उसके जो लोअर पार्ट है उसको हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। इस ब्लास्टोसील कैविटी की वजह से इसके 2 पोर्शन कर दिए गए, अपर और लोअर वाला पोर्शन। ये था ब्लास्ट्यूला। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्यूला। गैस्ट्यूला में क्या होता है कि गैस्ट्यूला एक ऐसा फेस है यानी जिसमें गैस्ट्यूलेशन का प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि जब ब्लास्ट्यूला बन चुके हैं उसके बाद गैस्ट्यूला जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्टेज स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्यूलेशन बोलते हैं। गैस्ट्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल्स माइग्रेट करते रहते हैं। वहाँ पे सेल्स जस्ट थे कि उसके यानी साइडों पे किनारों पे आ गए थे, ठीक है, और उसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब गैस्ट्यूलेशन में क्या करते हैं, सेल्स माइग्रेटेड करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह की तरफ एंड देन मेक देयर न्यू अरेंजमेंट, और एक खुद का एक नया अरेंजमेंट बना लेती हैं। और जब वो एक यानी ख़ास लोकेशन पे जाके सेट हो जाते हैं, इस तरह के जो सेल्स हैं वो बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म्स, यानी 3 लेयर्स बनाती, लेयर्स की फॉर्मेशंस करने आ जाते हैं। अब यहाँ पे था हमारे पास ब्लास्ट्यूला वाले स्टेज में सेल्स कुछ इस तरह अरेंज थे, ठीक है। ये इसका आउटर ब्लास्टोडर्म्स थी, फिर उसके बाद ये इसका ब्लास्टोसील वाला पोर्शन है, और ये इसकी अपर वाली लेयर्स एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट लोअर वाला पोर्शन है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं उन्होंने कहा मज़ीद अरेंज्ड होते हैं और ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जो लेयर्स हैं वो आगे मज़ीद जो हैं
कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म्स में। ये जो इसके सेल्स थे वो इस तरह कुछ अरेंज हो गए और उन्होंने क्या बना दिए, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं इसकी बाहर वाली लेयर्स बना रहे हैं। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये वाले, तो इन्होंने इसकी एक्टोडर्म वाली लेयर बना दी। यानी इस तरह एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ एक ख़ास लोकेशन पे जाके सेट होते हैं और वो बना देते हैं, लेयर्स की फॉर्मेशंस करते हैं। जो बाहर वाले सेल्स हैं उन्होंने एक्टोडर्म बना दिया और जो उससे अंदर वाले सेल्स हैं यानी उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने ये एंडोडर्म्स की एक लेयर बना दी। ये एक्टोडर्म की एक लेयर बन गई बाहर वाली, ये अंदर एंडोडर्म वाली एक लेयर बन गई। और ये जो है यहाँ पे ये जो इनको अटैच किए हुए इन दो लेयर्स को, दैट इज़ द मीजोडर्म्स, यानी ये मीजोडर्म्स बन गई। ठीक है, मीजोडर्म्स की एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। और इन दोनों के दरमियान यानी यहाँ पे एक ब्लास्टोपोर एक पोर्शन प्रेजेंट होता है, यानी कैविटी प्रेजेंट, दैट इज़ ब्लास्टोपोर के दरमियान यहाँ पे जो स्पेस वाली जगह है दैट इज़ आर्चेंटीरोन्स। ठीक है, आर्चेंटीरोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या है कि जो एपीब्लास्ट पिछले स्टेज में यानी बनी थी ब्लास्टूला वाले में, तो वो आगे जो है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी किसमें क्या बना दिया उसने, एक्टोडर्म बनाई और साथ में कि मीजोडर्मस सेल्स बना दिए। ठीक है, और जो हाइपोब्लास्ट थी उसने क्या कर दिया, इनर वाले सेल्स बना दिए, यानी ये जो उसकी एंडोडर्म्स बनानी शुरू कर ली, अंदर वाली जो लेयर्स है वो बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम दो इसके रीजन्स देखेंगे, एक है एरिया ओपेका और दूसरा है एरिया पैलिसिडास। ठीक है, क्या होता है कि जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं ब्लास्टोडर्म्स का, यानी उसका जो पेरिफेरल किनारों वाला जो पोर्शन होता है ब्लास्टोडर्म्स, ठीक है, इस तरह के जो सेल्स थे, इस तरह के कुछ यानी जो सेल्स थे वो यहाँ पे इस तरह किनारों पे अरेंज थे, उसको हमने कहा था ये ब्लास्टोडर्म्स हैं। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म, यानी जो किनारों वाला ब्लास्टोडर्म्स का जो पोर्शन है, यानी बाहर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे सेल्स जो हैं वो यॉक के साथ अटैच होते हैं। अब ये हम बात कर रहे थे जर्मिनल उसके यहाँ पे। अब ये वाले जो है ये जो जर्मिनल डिस्क है इसकी ही जो नेक्स्ट है वो स्टेजेस हो रहे हैं इस पर। तो इसने कहा है कि अगर जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म, यहाँ पे ब्लास्टोडर्म बनी, इसके पेरिफेरल पोर्शन के ऊपर यहाँ पे अगर ये जो पेरिफेरल पोर्शन है वो क्या है, इसके साथ ब्लास्टोडर्म का पेरिफेरल पोर्शन पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स उसके जो सेल्स हैं अगर यॉक के साथ अटैच हैं तो उसको एरिया ओपेका बोलेंगे। यहाँ पे ब्लास्टोडर्म्स के सेल्स हैं वो इस यॉक के साथ अटैच हैं। ये वाला जो एरिया होगा वो ये एरिया ओपेका होगा, जिसमें जो ब्लास्टोडर्म्स के सेल्स हैं वो यॉक के साथ अटैच होंगे। दैट इज़ एरिया इज नेम एज एरिया ओपेकस। यानी ओपेका वाला जो स्टेज है उसको यानी वो स्टेज है जिसमें ब्लास्टोडर्म के जो सेल्स हैं वो इसके यॉक के साथ अटैच है। और वो वाला एरिया अगर हम सेंट्रल की बात करें या ये इसकी पोर्शंस की बात करें जिसमें जो है वो यॉक के साथ नहीं अटैच, यानी द एरिया विच इज़ नॉट अटैच टू द यॉक विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, दैट इज़ एरिया पैलियोसिडा। दैट इज़ एरिया इज नेम्ड एज पैलियोसिडा एरिया। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो इसके दो एरियाज हैं, एरिया ओपेका एंड एरिया पैलियोसिडा। एरिया ओपेकस जो हैं अगर पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म हुज सेल्स आर अटैच टू द यॉक इज कॉल्ड एरिया ओपेका। इसका कलर जो है वो वाइट कलर का होता है जो कि लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है। और अगर हम देखें कि सेंट्रल सेल जो इसके अंदर वाले सेल्स होते हैं ब्लास्टोडर्म्स के, यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो यॉक से सेपरेट होते हैं, बिल्कुल भी यॉक के साथ उनका कोई कनेक्शंस नहीं होता। यहाँ पे जो यॉक होती है तो इसको एरिया पैलियोसिडा बोलते हैं। इसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इट कंटेन फ्लूइड्स, यानी इसमें फ्लूइड होता है। और ये डिवेल्प कहाँ से होता है, सेंट्रल सेल। यहाँ पे जो सेंट्रल सेल्स होते हैं इस एरिया में वहाँ से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो कि इसको ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस देता है, यानी गैर शफाफ, यानी इस तरह का उसका जो है उसकी शक्ल आ जाती है। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट यानी क्लियर उसको शक्ल नहीं देता, ट्रांसल्यूसेंट शेप इसकी वजह से इसकी आ जाती है।